हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गोविंद फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, ऑपोजिट जाट कॉलेज हिसार। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर मंजू खुराना जी से बातचीत की, जो कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर मंजू खुराना जी ने हमें बांझपन के कारणों और उसके इलाज के बारे में बताया। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू खुराना गोविंद नर्सिंग होम हिसार से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको अपने सेंटर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हमारा सेंटर हिसार में स्थित है और इसकी लोकेशन इस टाइप की है कि यह रेलवे स्टेशन से भी पास पड़ता है और बस अड्डे से भी आप आराम से आ सकते हैं। हमारा ये सेंटर निसंतान दंपतियों के इलाज के लिए, स्त्री रोग के तथा बांझपन संबंधित सब लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस के लिए तथा जो डिलीवरियां बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं उनके लिए बहुत फेमस है। एक ही सेंटर में हम 3 डॉक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये सेंटर 18 साल से सेवाएं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व दिल्ली के क्षेत्र को दे रहा है। इस सेंटर की विशेषता ये है कि यहाँ पर बहुत ही सुपर स्पेशलिस्ट समय समय पर आकर अपनी सुविधाएं हमें प्राप्त करते हैं और जिससे कि इस सेंटर के अंदर जो ऑपरेशन कोई भी नहीं करता वो ऑपरेशन सफल हो जाते हैं। हमारा ये सेंटर 18 साल से आईवीएफ के लिए फेमस है। हरियाणा में ये पहला सेंटर है जिसने कि अपनी सारी सुविधाएं देना शुरू किया था। यहाँ पर जब भी दंपति आता है तो हम सबसे पहले उसको आईवीएफ की बात नहीं करते हैं। हम सबसे पहले उनको बताना चाहते हैं कि आपकी समस्या क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, यानी कि हम उनकी काउंसलिंग पहले करते हैं। उनकी काउंसलिंग करते हुए हम उन्हें बताते हैं कि पहले हम उनकी बातें सुनते हैं, उनके सारे पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं तथा उसके बाद हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है। कभी कभी इलाज सिर्फ सिंपल इलाज दवाइयों से हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर्स जैसे आईयूआई, कुछ एक्सरे, उनसे ही इलाज हो जाता है और दंपति को बच्चा प्राप्त हो जाता है। ये एक स्टैटिस्टिक्स है कि जो भी निसंतान दंपति हैं उनकी 25% समस्याएं अनएक्सप्लेन्ड होती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। इस अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कई कारण होते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून कारण होता है, जैसे कि किसी के बॉडी में थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही हैं तो उसको बच्चा नहीं ठहर पा रहा होता, या कुछ ऐसे इम्यूनोलॉजिकल कारण होते हैं जिनको कि हम फिर दूर करके आईवीएफ में वो कारण दूर कर दिए जाते हैं, उनको फिर हम आईवीएफ की सलाह देते हैं। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि खान पान का स्त्री पर और पुरुषों पर दोनों पर ही बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल यानी कि नुकसानदायक असर आता है। जैसे कि बॉयज़ में एक आम आदत है कि फास्ट फूड बहुत खाएंगे, खाना घर का नहीं खाएंगे, बाहर का खाएंगे, रेस्टोरेंट्स का खाएंगे, पिज़्ज़ास खा लेंगे, पास्तास खा लेंगे, बर्गर्स खा लेंगे, यानी कि जिन भी चीज़ों में मैदा, चीनी या सफ़ेद चीज़ों कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा है और उसमें जो तेल इस्तेमाल किया गया वो बहुत अच्छा नहीं है, उससे बॉडी में कई तरह के इस तरह के विकार आते हैं जो कि बॉडी में इस तरह के स्ट्रेस पैदा करता है, जिससे कि बॉडी में सीमन के बनने की मात्रा कम हो जाती है, अंडे जो हैं स्वस्थ नहीं बन पाते हैं और दूसरा मोटापा चढ़ रहा होता है। तो मोटापे की वजह से जो फैट सेल्स हैं वो भी पूरी बॉडी पर एक नुकसानदायक असर करते रहते हैं और दंपति बच्चा प्राप्त करने में वंचित रह जाता है। जब कोई निसंतान दंपति हमारे पास आता है तो सबसे पहले वो हमारे पास अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पूरी काउंसलिंग करवाते हैं हम उसमें हम उनके पुराने सारे कागज़ चेक करते हैं और डॉक्टर उनको ये बताते हैं, हम 2 डॉक्टर्स यहाँ पर हैं और एक काउंसलर है, हम तीनों में से कोई भी उसकी काउंसलिंग करता है। उसमें हम उसके हर पुराने इलाज को बारीकी से देखते हैं, पुराना इलाज क्यों फेल हुआ, उसके कारण अगर उस पर हमें कागज़ों में मिलते हैं तो उनको हम लिख लेते हैं और उसके बाद पूरी काउंसलिंग के कागज़ देखने के, पूरे रिजल्ट्स को देखने के बाद हम उनसे बात करना शुरू करते हैं। 15 मिनट हम काउंसलिंग में सिर्फ यही पूछ रहे होते हैं कि आपको क्या क्या समस्याएं अपनी तरफ से आ रही हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप हमें खुल के बताएं। जब वो हमें सब कुछ बताते हैं तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि शायद समस्या इस तरफ जा रही है। उसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि हम आपका इलाज करने के लिए सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे। अल्ट्रासाउंड पे
अगर हमें जो भी बातें पता चलेंगी स्त्री के बारे में, तो हम उसको, महिला को एक माइंड में हमारे सेट हो जाता है कि ये तरह की प्रॉब्लम चल रही है। फिर हम उनको बेसिक बताते हैं कि हम किस तरह से आपके बीमारी को किस तरह से मोड़ देंगे। यानी कि हम पहले उनके कौन कौन से टेस्ट कराएंगे, उनकी बीमारी यूट्रस की है, ओवरी की है, ट्यूब की है, या पुरुषों में से सीमन की है, तो उस अकॉर्डिंगली फिर हम उनके इलाज को एक दिशा देते हैं। लेट शादी होना अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि जब लेट शादी होती है तो कुछ पहले 2-3 साल, आज की दुनिया में कपल्स ये सोचते हैं कि पहले हम अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर लें, एक दूसरे को समझ लें कि हम बच्चा करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो वो 2-3 साल उसमें भी निकल जाते हैं। मान लीजिए शादी 30 साल पे हुई और 3-4 साल दंपति ने एक दूसरे को समझने में लगाया और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने बच्चा करना है, तो 35 साल हो गए। जब 35 साल की उम्र हो जाती है तो एक महिला के अंदर जो अंडों की क्वालिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। जब वो कम होना शुरू हो जाती है तो अंडों की क्वालिटी के असर के साथ महिला का स्ट्रेस बढ़ता जाता है, हर महीने की बच्चा नहीं ठहरा, पति का भी स्ट्रेस बढ़ता जाता है, पत्नी का भी बढ़ता जाता है, और दोनों मिलके स्ट्रेसफुल कंडीशन में स्ट्रेस के साथ भी जीना शुरू कर देते हैं। तो क्वालिटी के लिए लें तो पुरुषों के स्पर्म्स में इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिला के एग की क्वालिटी काफ़ी एज से रिलेटेड है। अगर ज़्यादा एज होगी तो महिला के एग्स की क्वालिटी काफ़ी पुअर हो सकती है। पहले टाइम में क्या होता था कि महिला घर के काम करती थी और पुरुष जो है वो बाहर जाके कमाते थे, तो महिला घर में आराम से रिलैक्स होकर काम कर रही है, काम में ही मगन है, उसका स्ट्रेस कमाने का नहीं था। आज के दिन जब बिल्कुल एडवांस सोसाइटी हो गई है तो गर्ल्स भी नहीं चाहती हैं कि हम अपने हस्बैंड्स पर डिपेंड करें। गर्ल्स की फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है हम इंडिपेंडेंट हों, हम कमाएं और हमारी एक पहचान हो। जब पहचान बनाने का प्रश्न आता है तो नेचुरली वो जिस काम में भी होती है उस काम का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, फिर घर आकर खाना बनाने का स्ट्रेस, फिर फैमिली को आगे चलाने का स्ट्रेस, प्लस मदर इन लॉ फादर इन लॉ अगर साथ रहते हैं तो एक सोशल सिस्टम का स्ट्रेस उस महिला पर पड़ता है। इसी तरह से हस्बैंड के लिए भी सोसाइटी का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, वाइफ का स्ट्रेस और जॉब का स्ट्रेस। सो दोनों के लिए स्ट्रेस की मात्रा बढ़ गई है। ये नहीं है कि स्ट्रेस बढ़ गए हैं, स्ट्रेस की मात्रा इसलिए बढ़ गई है कि दोनों ही आज के दिन बॉयज़ या गर्ल्स दोनों ही बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, और जब हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं तो हमारे अंदर काम करने के लिए हम ज़्यादा काम की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं, तो हमारे जब गलतियां होती हैं उसका स्ट्रेस आता है, जब हम कुछ टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं उसका स्ट्रेस आता है, और कुल मिलाकर ये स्ट्रेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों गर्ल्स को भी और बॉयज़ को भी फास्ट फूड, ड्रिंक्स, स्मोकिंग की तरफ लेके जाता है। तो उन सब चीज़ों में जब पड़ जाते हैं तो हमारे स्ट्रेस की मात्राओं के साथ साथ हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स भी बढ़ते चले जाते हैं। तो टोटली एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि जिसमें कि बॉडी जो है बच्चा पैदा करने से मना कर देती है। ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप हमारे पास इलाज कराने के लिए आएँ तब आप अपने पुराने सब कागज़ लेकर आएँ, ताकि हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से देख सकें। आपका छोटे से छोटा कागज़, आप उस पर लिखी हुई कोई भी बात, हो सकता है कि हमें कोई ऐसा संदेश दे जिससे कि आपको आगे के कुछ टेस्ट कराने में पैसे की बचत हो सके, हमें ज़्यादा समझ आ सके। और जो भी जब भी कभी उसने इलाज कराया, कृपया करके वो कागज़ ना फाड़े। और जब दंपति आए तो कई बार क्या होता है कि गर्ल्स अकेली आ जाती है मदर इन लॉ के साथ, फादर इन लॉ के साथ, नहीं, किसी के भी साथ आए, लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों जरूर आए और पूरे कागज़ साथ लेकर आए, पूरी बात को अपना टाइम लेकर आए उस समय, और पूरी बात को ठीक से समझें। और फिर जो इनफर्टिलिटी का इलाज है वो एक दिन का इलाज नहीं है, उसमें हमें और आपको लंबे समय के लिए जुड़ना होता है। तो आप पूरा कॉन्फिडेंस लेके आएँ कि जो हम आपको बात बता रहे हैं वो आपके भले के लिए बता रहे हैं, और हमारा उसमें यही इंटरेस्ट है कि आपका इलाज होगा तो हमें खुशी होगी और हमें हमारे इस हॉस्पिटल को एक नाम मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू देसवाल।
इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एट गोविंद फर्टिलिटी सेंटर हिसार। निसंतान दंपतियों के लिए मेरा संदेश यह है कि आप अपने इलाज को अपने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से अच्छे से समझें, जानें और उसका पूरा उनके साथ सहयोग देकर अपना इलाज कराएं। कई बार निसंतान दंपति सालों निकाल देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता उनके साथ क्या समस्या है। उन्हें लगता है कि डॉक्टर ने कह दिया सब कुछ ठीक है तो बच्चा तो ठहर ही जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। बच्चा ना ठहरने के काफ़ी कारण होते हैं, मुख्य रूप से हम 4-5 कारण देखकर ही आगे बढ़ते हैं। तो अपने इलाज को समझें, अपने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से परामर्श करें, उनके साथ डिस्कशंस करें और फिर उनके बताए हुए परामर्श को अपनाएं और बच्चा लें। हमारी टीम ने डॉक्टर प्रीति जैन जी से बातचीत की, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति जैन गोविंद नर्सिंग होम हिसार में स्त्री रोग विशेषज्ञ व लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज मैं दर्शकों को लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले लेप्रोस्कोपी सर्जरी क्या है? इसे हम आम भाषा में दूरबीन द्वारा की गई सर्जरी कहते हैं। इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेप्रोस्कोपी सर्जरी क्या है? दूरबीन द्वारा की गई सर्जरी को हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी कहते हैं। बहुत ही छोटे चीरे द्वारा, जो नाभि के ऊपर एक सेंटीमीटर का चीरा आता है, उससे दूरबीन डाली जाती है, जिसे हम स्पष्ट रूप से अंदरूनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें देख सकते हैं। महिलाओं के अधिकतर ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किए जा सकते हैं, जैसे बच्चेदानी निकालना, बच्चेदानी की गांठ निकालना, अंडेदानी की गांठ निकालना। जब अंडेदानी बच्चेदानी बहुत ज़्यादा आपस में चिपक जाती हैं, जिसे हम एक एंडोमेट्रियोसिस नामक गांठ या बीमारी का नाम देते हैं, वो सर्जरी भी लेप्रोस्कोपी द्वारा पूर्णतः की जा सकती हैं। और लेप्रोस्कोपी द्वारा किए गए ऑपरेशन और पहले ज़माने में जो बड़े चीरे द्वारा किए गए ऑपरेशन हैं, उनमें बहुत फ़र्क है। लेप्रोस्कोपी से हमें बहुत फ़ायदे हैं, उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेप्रोस्कोपी से सबसे पहली चीज़, एक बहुत छोटा चीरा आता है। पहले जो 9-10 सेंटीमीटर के बड़े बड़े चीरे आते थे, उसके मुकाबले लेप्रोस्कोपी में 1 सेंटीमीटर का चीरा आता है एक, और 2 से 3 छोटे छोटे आधे सेंटीमीटर के चीरे और आते हैं, जिनसे पूरी सर्जरी कर ली जाती है। एक लोगों का डर और मेरे सामने आता है, जो लोग मुझे आके बोलते हैं कि कुछ अंदर रह जाएगा अगर हम दूरबीन द्वारा सर्जरी कराएंगे। मगर इस चीज़ के लिए मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ अंदर नहीं रहेगा। जो जैसा ऑपरेशन चीरे द्वारा होता है, उससे कई बेहतर ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया जा सकता है।
दूसरी चीज़, आपको चीरे के ऑपरेशन में 3 से 4-5 दिन भी हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, जबकि दूरबीन द्वारा हम मरीज को 1 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। चीरे के ऑपरेशन में कहाँ पेशेंट को 3-3 महीने का बेड रेस्ट कहा जाता था, आज दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करवा के लोग 1 हफ्ते में अपने काम पर वापस चले जाते हैं। चीरे के ऑपरेशन में क्योंकि चीरा बहुत बड़ा होता है, अंदर तक लगता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस, समस्याएं जैसे कि पस पड़ना, टांके खुल जाना, ये बहुत ज़्यादा देखा गया था। मगर दूरबीन द्वारा ऑपरेशन क्योंकि चीरा बहुत छोटा होता है और सिर्फ टांके चमड़ी के आते हैं, अंदर कोई टांका नहीं आता, तो उसमें पस बनने के और टांके खुल जाने की समस्याएं बहुत कम होती हैं। दूरबीन के ऑपरेशन में जो हमने पहले डिस्कस किया, लैप्रोस्कोपी जिसमें चीरा आता है, एक तो लैप्रोस्कोपी सर्जरीज आती हैं। दूसरा, मैं एक दर्शकों को और चीज़ बताना चाहूँगी, एक प्रक्रिया के बारे में और अवगत कराना चाहूँगी जिसे हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी भी एक दूरबीन द्वारा ऑपरेशन और या जांच को कहते हैं, जिसमें योनि के रास्ते से दूरबीन को डाला जाता है बच्चेदानी के अंदर। अगर हम इसे बच्चेदानी समझें तो योनि के रास्ते से बच्चेदानी के अंदर की जगह में हम दूरबीन को डालते हैं। इस पद्धति द्वारा बहुत सारी समस्याएं जो बच्चेदानी के अंदर होती हैं, जैसे कि पॉलिप, जैसे कि गांठ, वो बहुत आराम से निकाल दी जाती है और इससे बच्चेदानी निकालने के अनावश्यक ऑपरेशन से बच जाती हैं महिलाएं। हम गोविंद नर्सिंग होम हिसार में हमारे पास लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी है जिससे कि बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम हैं, पेशेंट को हम बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं। सभी लोगों को मैं अंत में यही बताना चाहती हूँ, जिस भी मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत है वो चीरे वाला ऑपरेशन ना करवा के बिना डरे लैप्रोस्कोपी की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें उन्हीं का फ़ायदा है। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट है, हॉस्पिटल का स्टे बहुत कम है। धन्यवाद।